जब हम इंटरनेट खोलते हैं तो उसमें जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो कई बार ध्यान आता है ये तो यूएन सेंट्रिक आर्टिकल्स हैं, ये तो वेस्ट सेंट्रिक आर्टिकल्स हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है शायद कहीं उस चीज को दिखाया नहीं जा रहा इन सब में। पर जब आप अपने आसपास एक दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं कि हमारे आसपास ऐसा लगता है सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स ध्वस्त हो रहे हैं, सब विकेट्स डाउन होती जा रही हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, चाहे वो लीगल स्तर पर हो, चाहे वो मानसिक तनाव के स्तर पर हो। सुशांत सिंह राजपूत का एग्जाम्पल हमारे सामने है, सिया कक्कड़ का एग्जाम्पल हमारे सामने है। मैं इन सब बिंदुओं पर ही प्रकाश डालना चाहूंगी कि हमारे आसपास क्या क्या घट रहा है। शुरू करती हूं अपनी एक सहेली सुनीता की कहानी से। सुनीता एक लॉयर है, सुनीता एक लॉ फर्म को हेड करती है। सुनीता की लॉ फर्म में लगभग 10 वकील काम करते हैं, 2-3 क्लर्क्स हैं, एक चपरासी है जो चाय पानी पिलाती है। तो 22 मार्च के बाद जब जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद सब कोर्ट्स बंद हो गए। जहां दिन में 10, 12, 15, 20, 25 केसेस करते थे, वहां कोई भी केस नहीं रह गया। 2 दिन टोटल लॉकडाउन। क्या करेंगे? वो 8 वकील बेरोजगार हो गए, उनको निकाल दिया गया। उनमें कुछ शादीशुदा है, कुछ कुंवारे हैं, पर वो बेरोजगार हो गए। फिर जो बाकी 2 एडवोकेट्स थे वो कहते मैम वी कैन नॉट गो ऑन उबर एवरी डे, आवर पेरेंट्स आर टेलिंग अस दिस मे कॉज स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, वी कांट कम ऑन उबर और टैक्सी, वी विल वर्क फ्रॉम होम। उन्होंने कहा हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो वर्क फ्रॉम होम हो गए, द सैलरी वाज रिड्यूस्ड टू हाफ। उसके बाद खुद सुनीता फ्लोर पे है, उनका ऑफिस बेसमेंट में है, यानी वर्क फ्रॉम होम हो गया। और जब वर्क फ्रॉम होम हुआ तो बाहर जाना बंद, यानी ड्राइवर को हटा दिया गया, यानी गाड़ी का जो क्लीनर है उसको हटा दिया गया, गाड़ी को तिरपाल से ढक दिया गया। पेट्रोल भरवाने की जरूरत ही नहीं है। 2 महीने से पेट्रोल पंप जो घर के पास का था, जहां लगभग 20 कर्मचारी काम करते थे, उन कर्मचारियों को हटा दिया गया। लगभग 2 या 3 कर्मचारी रह गए। वहां शिवालिक की रोड पर जहां लगभग 15 मैकेनिक की दुकानें थी, जहां लड़के ही लड़के हुआ करते थे, वहां पर जो गाड़ियां ठीक करते थे, वहां कुल मिलाकर 2 या 3 दुकानें ही खुलती हैं, जहां 1, 2, 3 लोग काम करते हैं। वो सब बेरोजगार हो गए। उनके भी तो बीवी है, उनके भी तो बच्चे हैं, क्या होगा? खाना कहां से लाएंगे? वो किराया कहां से देंगे? वर्क फ्रॉम होम जब हुआ तो नया सूट नहीं चाहिए, नई साड़ी नहीं चाहिए, नया पर्स नहीं चाहिए, नई चप्पल नहीं चाहिए, नया सैंडल नहीं चाहिए। मॉल्स का क्या? उन दुकानों का क्या? वहां जो सेल्स पर्सन थे, उन सेल्स पर्सन का क्या? जो टेलर उन कपड़ों को बनाता था, वो टेलर बेरोजगार हो गए। जो कपड़ा मिलें प्रोड्यूस करती थी, वो मिलें बंद हो गई। जहां वो कपड़ा और धागा रंगा करता था, वो मार्केट्स बंद हो गई। जो धागा बनाता था, वो कारीगर बेरोजगार हो गए। सब बेरोजगार हो गए। वर्क फ्रॉम होम हुआ, बच्चों का भी वर्क फ्रॉम होम हुआ। जो बच्चा स्कूल जाता था, जो कॉलेज जाता था, वो स्कूल नहीं जा रहा है। वो उसकी वैन जो उसको लेने आती थी, उसकी जो बस उसको लेने आती थी, उस बस ड्राइवर का क्या? उस वैन वाले का क्या? उसने वैन इंस्टॉलमेंट्स में ले रखी थी, वो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पा रहा है, वो तो बेरोजगार हो गया है। ऐसे ही छोटे छोटे स्कूल्स का क्या? छोटे स्कूल्स जहां पर वो फीस आती थी, टीचर्स की सैलरी पे करते थे, आज बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं, टीचर्स को सैलरी नहीं मिल पा रही है, टीचर्स बेरोजगार हो रही हैं, वो स्कूल बंद हो रहे हैं। वहां जो पीएन चाय पिलाती थी, पानी पिलाती थी, जो कोने पे लड़का बैठकर चाय बनाता था और चाय की सप्लाई जाती थी, जो सफाई कर्मचारी थे, वो सब बेरोजगार हो गए। सुनीता के ऑफिस में एक चाय पानी पिलाने वाली पीएन थी। सुनीता ने देखा वो बहुत
वीक होती जा रही है, वेट लॉस होता जा रहा है। सुनीता ने सोचा हम तो वेट लॉस के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, ये तो लॉकडाउन में पीएम का भी वेट लॉस हो रहा है, तो क्या हो रहा है? उसने पूछा, उसने कहा रितु बता तेरा वेट लॉस कैसे हो रहा है? तो उसने कहा कि मैम जी हम तो बरेली से आते हैं, यूपी से आते हैं, मेरे पति दिहाड़ी मजदूर रहे हैं, आजकल कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, कहीं कोई मकान नहीं बन रहा, वो घर में बैठे हैं, कुछ कमा नहीं रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। उसने प्राउडली बताया, एक 1.5 साल का बच्चा है, एक 6 साल का लड़का है, 3,000 रुपए महीना कमरे का किराया है, 2 महीने से किराया नहीं दे पाई हूं, मकान मालिक ने बिजली काट दी है, मेरे बच्चे टीवी नहीं देख पा रहे हैं, केबल कट गया है, मैम जी बड़ा मुश्किल है, टीवी के बिना बच्चे घर में नहीं रह पा रहे हैं, मैं आपके पास नहीं आ पा रही हूँ काम करने के लिए। और जो मैडम जी आपने सेवा भारती की ओर से राशन की किट मेरे को दी थी, आपने दाल दिया था, चावल दिया था, आटा दिया था, आपने मसाले दिए थे, वो तो मैंने किस तरह 1 महीना उस एक किट से काटा। आपने कहा 1100 की किट थी ना, आपने फ्री में दी थी, मैंने 1 महीना काटा, लेकिन मैंने बच्चों को और पति को खाना खिलाया, मैंने दिन में 1 ही बार खाना खाया ताकि वो 1 महीना चल सके। इस कारण से मैडम जी मैं कमजोर हो गई हूं। अब किसी का भी दिल दहल जाए, ये सच्चाइयां हमारे आसपास हो रही हैं, बात तो करो अपने आसपास के लोगों से, हम बात करते भी होंगे उनसे, वो बताएंगे रियलिटी क्या है, इंटरनेट नहीं बताएगा, वो बताएंगे रियलिटी क्या है। तो उसके बाद सुनीता ने उसको 6,000 रुपया दिया कि तू 2 महीने का अपने कमरे का किराया पे कर ताकि केबल लग सके, बच्चे टीवी देख सके, 1.5 साल को और 6 साल का बच्चा घर के अंदर रह सके, तो काम पर भी आ सके। एक राशन की किट दी कि खुद भी खाया कर, बच्चे को और पति को भी खिलाया कर। 10 दिन के बाद वो फिर आई, उसने कहा मैम जी आज ट्रक में सारा सामान लादा जा रहा है, मैं और मेरे बच्चे वापस जा रहे हैं, अपने गांव बरेली जा रहे हैं। मैंने कहा अब क्या हुआ? कहते मैडम जी पिछली बार तो आपने किराया दे दिया था, अब मैं किराया कहां से लाऊंगी? मेरे सास मेरे ससुर कह रहे हैं वही गांव में आ जा, वही रहे 3 महीने के लिए। तो मैंने कहा पति? कहते पति को एक होटल में झाड़ू पोछे की नौकरी मिल गई है, महीने में 7,000 कमाएगा, 7,000, वही रहेगा, वही खाएगा, कुछ पैसा हमें वहां भी भेज देगा गाँव में। मैंने कहा गांव में जो खेत है, जो घर है, वहां तुम्हारे देवर होंगे, जेठ होंगे, बाकी लोग होंगे, तुम कैसे रहोगे, क्या खाओगी? खेत और मकान तो उनमें सब बटे हुए होंगे। कहते मैडम जी कुछ नहीं पता, अभी तो एक बार दिल्ली से जाएंगे, दिल्ली में भयंकर कोरोना फैला हुआ है, हम वहां जाएंगे, वहीं रहेंगे। मैंने कहा बच्चे के लिए दूध, तुम्हारे लिए खाना कहाँ से आएगा? कहते मैडम जी कुछ नहीं सोचा, एक बार तो यहां से जाएंगे। ऐसे करते करते पूरा उसका एरिया उस जगह से खाली हो रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, अपने अपने गांव में जा रहे हैं, दिल्ली से डरकर, पर ये नहीं पता कि जहां जा रहे हैं वहां कहाँ रहेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा, बच्चों के खाने पीने का क्या होगा, बस यहां से जाना है, ऐसा ध्यान में है। ये सब रियल स्टोरीज है। और जो 2 वकील रह गए थे जिन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम करेंगे, उसमें से एक बच्ची को, जो वकील है, उस लड़की को फीवर आ गया, तो उसके जो पीजी का ओनर था, लैंडलॉर्ड, उसने कहा बिटिया यहां से जाओ क्योंकि बाकी लड़कियों को तुम्हारे साथ फीवर ना हो जाए। वो अपने रिलेटिव के यहाँ गाजियाबाद में जाकर रह रही थी, वहां फीवर बढ़ता गया, वो डिप्रेशन में आती गई। और डिप्रेशन में क्यों आई? उसने कहा मैडम मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, यहाँ फीवर हो गया, कोरोना के कारण मुझे कुछ हो गया तो मेरे माँ बाप कभी मेरा मुंह भी नहीं देख पाएंगे। क्रोसिन खाई, अपना फीवर समाप्त किया और किसी तरह पहली फ्लाइट लेकर वो वेस्ट बंगाल पहुंच गई। पर जैसे ही वहां पहुंची, एयरपोर्ट के बाहर उसको 14 डेज तक क्वारंटाइन कर दिया गया कि बंगाल में एंटर कर रही है। आज उसके माँ बाप का रो रो के बुरा हाल है कि बच्ची आ नहीं पा रही, उसका बुरा हाल है कि यहाँ क्वारंटाइन तो कर दी हूँ, ये इतने पेशेंट्स और हैं, मुझे कोरोना हो गया तो माँ बाप की शक्ल नहीं देख पाऊंगी।
डिप्रेशन के मारे परिवार यंगस्टर्स, मैं कहूंगी जीवन तबाह हो रहा है। अब इसका सामाजिक अंतर क्या पड़ रहा है लोगों के ऊपर? सामाजिक स्थिति क्या है? जिस परिवार में प्यार मोहब्बत थी, जहां पति और बच्चे साथ रहते थे, वहां काम में हाथ बटा रहे हैं। कोई खाना बना देती है, कोई स्लैब साफ कर देता है, कोई झाड़ू पोछा कर देता है, एक बेटा कपड़े धो देता है, सब मिलकर खाना खा लेते हैं। पर जहां परिवारों में मतभेद थे, वहां समस्या बढ़ गई है। बढ़ कैसे गई है? छोटा घर है, पति की नौकरी छूट गई है, पत्नी की नौकरी साफ सफाई की छूट गई है, एक ही घर में बैठे हुए हैं, पति को शराब नहीं मिल पा रही है, विथड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, वो तड़प रहा है पैसे के लिए, शराब के लिए, पत्नी के ऊपर खींच निकल रही है, गुस्सा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, और वो औरत उसी छोटे घर में उस एब्यूजिव पति के साथ रह रही है, दुगना काम कर रही है, वही रह रही है, मार खा रही है, वही रह रही है। तीसरा, ऐसे परिवार भी हैं जहां अब तक सब कुछ ठीक था ना, 60 साल की लेडी है, 65 साल का उनका हस्बैंड है, 2 बेटे हैं, एक नोएडा में है, गुड़गांव में है, शादीशुदा है, अपने अपने परिवार हैं, 2 बेटियां हैं, वो यूएसए में खुशी खुशी रहती है, सब खुश थे, सब प्रगति कर रहे थे, सब उन्नति कर रहे थे, कभी कभार एक दूसरे से मिलने चले जाते थे। पर 22 मार्च के लॉकडाउन के बाद एक और नई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और वो प्रॉब्लम है कि पहले हस्बैंड घर से बाहर जाते थे, खुश रहते थे, नेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते थे, आरडब्ल्यू में एक्टिव थे, अखबार पढ़ते थे, वो मंदिर जाकर डिबेट करते थे, डिस्कस करते थे इश्यूज के ऊपर। अब पति पूरा दिन घर पर हैं। पहले वाइफ भी कहीं बाहर चली जाती थी, किटी में चली जाती थी, सत्संग में चली जाती थी, वहां आरडब्ल्यू में चली जाती थी, दोस्तों के साथ चली जाती थी, महिलाओं के साथ, सहेलियों के साथ। आज वो भी घर के अंदर है। बात बात पे पति टोकना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये टीचर रिटायर हुई हैं और जो पति है वो प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, पर पहली बार 60 साल की जिंदगी के बाद आज पति लगातार बोल रहे हैं, तुझे कुछ नहीं पता तो चुप कर जा, क्यों दे रही है, हर बात पे बोलना जरूरी है, तुझे क्या पता देश के बारे में। ये सब चीजें जो वो सुन रही है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। वो कह रही है पहले तो ये ऐसे नहीं थे। कहती है दिन भर जब टीवी चलता है उसकी नेगेटिव न्यूज आती है, मैं कोरोना से मरूं ना मरूं, मैं पति के टोकने से मर जाऊंगी, और जो नेगेटिविटी टीवी परोसता है मैं उससे मर जाऊंगी। लगनी शुरू हो गई है, मन उदास रहता है, लगता है जिंदगी ही समाप्त कर लूं। ये रियल स्टोरीज हैं जो आसपास घट रही हैं, हमारे घर में घट रही हैं, आप में से बहुतों के घर में घट रही हैं। और लीगल इफेक्ट की अगर आप बात करेंगे तो केसेस हैं कि हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया, किसी और महिला के लिए छोड़ दिया, तो जो हस्बैंड है उसके खिलाफ वाइफ कोर्ट में गई, 30,000 रुपए महीने की मेंटेनेंस बंधी जो महिला को मिल रही थी। महिला उससे अपनी बच्ची का पेट पाल रही थी, वो किराया देती थी, वो खाना खाती थी, वो स्कूल की फीस देती थी, वो वैन का जो किराया है वो दिया करती थी। लेकिन अब कोर्स 3 महीने से बंद है, मेंटेनेंस बंद कर दी, हस्बैंड ने मेंटेनेंस बंद कर दी, ना किराया दे पा रही है, ना खाना खा पा रही है। स्कूल वाले कहते हैं नाम काट देंगे, वो जाए तो जाए कहां, सॉल्यूशन कौन देगा? प्रॉब्लम है, ये रियल प्रॉब्लम है, इसे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन कौन देगा? इसका सॉल्यूशन हम लोग देंगे ना, हम सहायता करेंगे, मनोज जी करेंगे, जितेंद्र जी करेंगे, प्रेरणा जी करेंगे, ललिता जी करेंगे, हम सब मिलकर सहायता करेंगे ना। हम अपने एम्प्लॉइज को निकालें ना, अगर आवश्यकता है तो कम सैलरी पे कर दे, निकाले ना। बहुत सी एनजीओज है, मैं तो सेवा भारती को देखा है, जो कच्चे राशन के पैकेट्स बांटती है, 1 महीने के लिए आटा दाल चावल मसाले सब उसमें होता है, ऐसे हम पैकेज देना लोगों को। उसके बाद जो मकान मालिक है वो किराया आधा ले ले, कुछ समय के बाद ले ले, वरना पलायन हो जाएगा, कोई यहां रहेगा नहीं जी। पड़ोस में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसको रोज सुबह फोन कर ले कि धर साहब
आपको क्या दवा चाहिए या दूध चाहिए, सब्जी चाहिए? मैं अपने लिए जा रही हूं, मैं आपके लिए भी ले आऊंगी। बाहर कुत्ते के लिए, पक्षियों के लिए, गाय के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य रखें। मानसिक स्थिति को ठीक रखें। जैसे मैंने कहा, सुशांत सिंह राजपूत, टिकटॉक की स्टार सिया कक्कड़, इनके 1-1 करोड़ 10-10 लाख इनके फॉलोअर्स थे। क्या हुआ? वो इंस्टाग्राम, वो ट्विटर, वो टिकटॉक के फॉलोअर्स का, इतने फॉलोअर्स होने के बावजूद भी मानसिक तनाव के कारण सुसाइड कमिट कर लिया, पंखे से लटक के मर गए। इसलिए अपना रूटीन बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट है, हम टीचर्स हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम ब्रदर्स हैं, हम सिस्टर्स हैं। हम लोग सभी को कहें अपना अपना रूटीन बनाएं। रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम चलता रहता है, मूवीज चलती रहती है, फेसबुक के वीडियोस चलते रहते हैं, चैटिंग चलती रहती है। उसके कारण क्या होता है, सुबह लेट उठते हैं तो जैसे ही उठते हैं मोबाइल पे सबसे पहले तो दुनिया को बताते हैं गुड मॉर्निंग, हम उठ गए, चाहे उस समय गुड आफ्टरनून क्यों ना हो रहा हो, दोपहर के 12 बजे। तो जैसे ही मोबाइल ऑन करते हैं, चारों ओर से नेगेटिव न्यूज आनी शुरू हो जाती है, इतने मरे और इतने इन्फेक्टेड हो गए। दिन भर कहाँ बीतता है, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे, पता ही नहीं चलता। फिर हम कहते हैं लाइफ मीनिंगलेस हो रही है। रूटीन बनाएं अपना, रूटीन बहुत जरूरी है। रात को कोशिश करके 10:30-11 बजे तक सो जाएं। सुबह 6 बजे उठे ना, सुबह 6 से 8 इट इज डेट विद आवरसेल्व्स। हम 2 घंटे अपने आप को दें ताकि पूरे दिन के लिए तैयार हो जाएं। जैसे ही सुबह 6 बजे उठे, हम पार्क में, बालकनी में, बरामदे में बैठे, वहां हम प्राणायाम करें, ध्यान करें, ब्रिस्क वॉक करें। प्राणायाम से आप बेली ब्रीदिंग करेंगे, आप दिन भर के लिए लंबी सांसें लेकर ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेंगे, आप फ्रेश रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे। क्योंकि टेंशन, एंजाइटी में हम छोटी सांसें लेते हैं, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती आपके सेल्स तक, दिन भर और स्ट्रेस और टेंशन रहती है। प्राणायाम करें। दूसरा, मेडिटेशन करें। वो अब क्या गाना है, दिल क्यों ये मेरा शोर करे। आजकल दिमाग शोर करता है जी, इतना ट्रैफिक जैम विचारों का दिमाग पर रहता है, कहीं भी फोकस कर ही नहीं पाते हम लोग। मन न शांत है, न स्थिर है, इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए ध्यान करें, मेडिटेशन करें, केवल चुपचाप 15 मिनट के लिए बैठ जाएं, रिलैक्स फील करेंगे, प्रसन्नचित फील करेंगे। ब्रिस्क वॉकिंग करें, दौड़ लगाएं, आसन करें, स्ट्रेचिंग करें, एक्सरसाइज करें और उसके बाद एक किताब पढ़ें। उस किताब से दिन भर के लिए पॉजिटिव विचार आपके मन में आएंगे। अब आप देखिए, आप दिन भर के लिए तैयार हो गए, आप इस कोरोना वाले दुनिया को फेस करने के लिए तैयार हो गए। आपका मन शांत है, आपका मन प्रसन्नचित है, मन आपका स्थिर है। आपको जो बाहर की नेगेटिव थॉट्स हैं आप पर बहुत असर नहीं डाल पाएंगी। वरना जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे, आपने किसी को नमस्ते की, उसने पलटकर जवाब नहीं दिया, बिलीव में पूरा दिन आप अपना खराब कर लेंगे। अच्छा, उसने मुझे जवाब नहीं दिया, अब देखो मैं कल क्या करता हूं, वो मुझे नमस्ते करेगी, मैं भी जवाब नहीं दूंगा। आप लगातार उस रिएक्शनरी मोड में आ जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं समझेंगे कि कोई आपको इग्नोर करता है, कोई आपको इंसल्ट करता है, कोई आपको कटु वचन बोलता है, मे बी ये आपके पहले के जन्म के पास्ट कर्म है जिसका फल मिल रहा है। पर आप जब उसको रिएक्ट जैसे करते हो, जिस शांत भाव से रिएक्ट करते हो, आप इस जन्म के अपने कर्म बना रहे हो और इस कर्म की साइकिल को ब्रेक कर रहे हो। इसलिए आप नहीं चूज कर सकते कि दूसरा व्यक्ति आपसे अच्छा बोलेगा या बुरा बोलेगा, पर आप अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकते हैं कि उस बुराई के प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आप कैसे रिएक्ट करेंगे। अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, मैं कहूंगी ब्रेकफास्ट लाइट करें। और एक बात मैं हमेशा कहती हूं कि दूसरे जानवर का मांस खाकर अगर आप अपने शरीर को ताकतवर बनाते हैं, इससे बड़ी क्रूरता कोई नहीं है। सात्विक भोजन करें ना, कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आज दुनिया भर में कहा जा रहा है चूहे और बैट से कोरोना आया है। आज
दुनिया भर के लोग मीट को छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मीट जो एनिमल्स है उनसे कोरोना आया है, छोड़ दीजिए ना, क्यों प्रोटीन चाहिए दूसरे का मांस खाकर। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं कोई इंपोज नहीं कर रही, मैं केवल अपनी बात कह रही हूं। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, बी सिलेक्टिव इन व्हाट यू वॉच, व्हाट यू लिसन, व्हाट यू रीड। आप क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, बहुत ध्यान रखिए इसका, क्योंकि जो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हर दृश्य, हर शब्द आपके मन के अंदर स्टोर हो रहा है। वो आपकी आदत बन रहा है। वो जो आपकी आदत है वो आपकी संस्कार बन रही है, वो आपकी पर्सनालिटी बन रही है। इसलिए यू आर व्हाट यू थिंक। आई रिपीट दैट, यू आर व्हाट यू थिंक। आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि प्रायोरिटाइज करें। कल के 24 घंटे हैं, अभी आए, अगर शाम को 6 बज गया है, मैं सोचूंगी कल ये 3 काम तो मैं जरूर करूंगी। प्रायोरिटाइज करें, दिन तो बीत ही जाएगा ना। आज 6 बजे तय करूं, कल ये 3 काम मुझे करने ही करने हैं। आप देखेंगे आपके वो 3 काम हो जाएंगे। अगर आप आज तय नहीं करेंगे कल आपको क्या करना है, तो चप्पू के नाव चलती है ना, यहां से लहर आई तो यहां चली गई, वहां से लहर आई तो वहां चली गई। आप लहरों के साथ ही झूलते रहेंगे, कहीं भी फोकस वे में, किसी डायरेक्शन में जा नहीं पाएंगे। एक और बात, मोबाइल सोशल मीडिया का टाइम फिक्स कीजिए। मोबाइल आपका मास्टर नहीं हो सकता। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है आप देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आ गया, दिन भर नोटिफिकेशन चलती रहती हैं। हम तो गुलाम हो गए हैं अपने अपने मोबाइल के। आप टाइम फिक्स कीजिए ना, सुबह दोपहर शाम में 3 घंटे हैं या 2 घंटे हैं, यही 3 घंटे या 2 घंटे मोबाइल पे रहूंगी और साइबर फास्टिंग करूंगी। जब भोजन करें उस समय तो 100% साइबर फास्ट करें। नो टीवी, नो मोबाइल। आप देखिए आज हम आधे घंटे के लिए भी जब भोजन करने बैठते हैं परिवार के साथ, मोबाइल और टीवी चलता रहता है। जब इतनी हम नेगेटिविटी उससे ले रहे हैं तो हमारा मन शांत कैसे होगा। आज तो बच्चे कहते हैं काश हम मोबाइल हो जाते कि माँ हमें अधिक समय दे पाती। हाँ, अंतिम बात कि यंगस्टर्स कहते हैं बहुत डर लगता है जी, बहुत चिंता है, आई एम वेरी इनसिक्योर अबाउट टुमारो, मैम आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू मी, माय माइंड इज नॉट इन माय कंट्रोल, मुझे लग रहा है बहुत घबराहट हो रही है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट में कहता है सब कुछ ठीक है, कहीं कोई कारण नहीं है घबराहट का। तो घबराहट क्यों हो रही है? 3 कारणों से घबराहट होती है। पहला, भूत का कोई इशू है जो अनरिजॉल्व है, पास्ट का कोई इशू है, उस व्यक्ति ने मेरी इंसल्ट की थी, हमारी पूरी लाइफ बीत जाती है सोचने में उसको मैं कैसे छोड़ूंगी नहीं, क्या कर सकती हूं उसका। तो पास्ट का इशू अनरिजॉल्व रहता है। प्रेजेंट की प्रॉब्लम है जिससे हम जूझ नहीं पा रहे, जो हमसे बड़ा चैलेंज है, नौकरी छूट गई है, सैलरी आधी हो गई है, या कल को ले ऑफ कर देंगे, मैं कहां जाऊंगा या जाऊंगी। यही फ्यूचर की इनसिक्योरिटी है। मैं एग्जाम्पल दूंगी, एक बच्चा अगर 12th में पढ़ रहा है, हाय मेरे बोर्ड होंगे कि नहीं होंगे, अब आ गया बोर्ड नहीं होंगे, अच्छा नहीं होंगे, 12th में कितने नंबर आएंगे, तो मुझे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एडमिशन भी मिल जाता है, एडमिशन तो मिल, किस कॉलेज में मिलेगा, कॉलेज के बाद कौन सी नौकरी लगेगी, नौकरी के बाद शादी किससे होगी, लड़की सुंदर होगी कि नहीं होगी, हाय मैं एडजस्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कहां तक हम सोचते हैं बाबा। तो कल हो सकता है 50% हम खुश रहें या उदास रहें, आज तो हम अपने वर्तमान का तो बेड़ा गर्क कर देते हैं। इसीलिए हर दिन उत्सव है, हाथ पांव ठीक है, हम आप एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, यही सेलिब्रेशन है, यही दिवाली है, यही ईद है, इसी को सेलिब्रेट कर लेना। आखिर में दूंगी एक एग्जाम्पल देती हूं। हम कहते हैं ये तो राम और कृष्ण का देश है, जिनका कल राज्याभिषेक होना था, लेकिन आज मंथरा और केकई ने जो राजनीतिक चालें चली, इस कारण से उनको वनवास दे दिया गया। 14 साल का वनवास। हमारी प्रॉब्लम इससे तो कम है ना। कोई भी डिप्रेशन में आ जाता, वहां जब जंगल में गए और जंगल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं का कोई रावण आया और सीता मैया को उठाकर ले गया। इन्होंने किसी का
मदद की। वहां वानर भी थे, वहां भालू भी थे, वहां भील भी थे। चाहते उन रिसोर्सेस को ही इकट्ठा किया, एज ए टीम लीडर उनको लीड किया और इस इतने बड़े रावण को, उसकी लंका को तहस नहस कर दिया। हम सबके सामने है, कौन चाहता था कि वो जन्म ही लें? जब वो पैदा हुए थे तो मामा कंस, मामा जो हमारे सबके लाडले होते हैं ना, मामा और भांजा, तो उनके मामा कंस पहुंच गए उनकी हत्या करने के लिए। थोड़े बड़े हुए, दूध मुए बच्चे हुए तो पूतना पहुंच गई जहर वाला दूध पिलाने के लिए। खेलने के लिए गए तो वहां कालिया नाग था डसने के लिए। आप देखिए, हर समय कोई ना कोई था उनकी हत्या करने के लिए। तब भी वो रास रचाते रहे, बांसुरी बजाते रहे। उसने कहा इन चैलेंजेस को तो मैं देख ही लूंगा, दे आर पार्ट ऑफ माई लाइफ। मुझे तो जीवन के उत्सव को जीना है, बांसुरी बजानी है, यानी मस्त रहना है। उनके चैलेंजेस से हमारे जीवन के चैलेंजेस तो कम हैं। क्या हम मस्त नहीं रह सकते? क्या हम एंजॉय नहीं कर सकते? और ये पॉजिटिविटी क्या हम अपने साथी टीचर को, अपने साथी किसी पेरेंट को, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते? बहुत जरूरी है कि इस नेगेटिविटी में हम पॉजिटिविटी का स्रोत बने। और हम तो उस देश के, उस संस्कृति के हैं जहां सबसे बड़ा मोटिवेशनल लेक्चर भगवान श्री रामकृष्ण ने महाभारत के युद्ध में दिया था, गीता का। अर्जुन जी ने कहा भगवान जी मैं क्या करूं, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरी जॉब पे प्रॉब्लम है, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मेरे सब प्रकार के जितने भी भाई बंधु हैं उनके साथ प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है। तो उसमें क्या करूं और क्या ना करूं, यही गीता का सार है। तो गीता को हमने धार्मिक ग्रंथ की तरह पढ़ा है। अब जरूरत है कि हमारी यंग जनरेशन और हम इसको एक मोटिवेशनल लेक्चर के नाते पढ़ें कि जब डायलेमा हो, जब कंफ्यूजन हो, जब डिप्रेशन हो, जब स्ट्रेस और टेंशन हो, गीता को किस प्रकार पढ़ा जाए। दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग। तो मुसीबतें तो बहुत आई हैं, समस्याएं हम सबकी लाइफ में है। कोई हेल्थ से जूझ रहा है, कोई परिवार में जूझ रहा है, कोई मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहा है, कोई नौकरी से जूझ रहा है, कोई बेरोजगारी से जूझ रहा है, कोई गरीबी से जूझ रहा है। कितनी ही तरह की समस्याएं हैं, लेकिन असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत